पिछले पार्ट में हमने अध्याय नंबर 2 राजा, किसान और नगर के बारे में कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रारंभिक राज्यों के अंतर्गत मगध महाजनपद एक शक्तिशाली राज्य के रूप में हमने पढ़ा। आज हम उनसे आगे जो बिंदु है उन पर बात करते हैं। आगे का जो हमारा बिंदु है वो है मौर्य साम्राज्य जो है उसका प्रशासन किस प्रकार था। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन 5 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। पहला तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, इसके अलावा 4 अन्य प्रांतीय केंद्र, 4 अन्य प्रांतीय केंद्रों पे बंटा हुआ ये मौर्य साम्राज्य। 4 अन्य प्रांतीय केंद्र और थे, वो भी हमें ध्यान रहने चाहिए। वो कौन से थे? तो देखो, पहला तो था उज्जैनी, दूसरा था तक्षशिला, तीसरा था तोसली या तोसल, और चौथा जो था वो था सुवर्णगिरी। चार प्रांतीय केंद्र हैं और एक राजधानी है। टोटल हो गए 5 राजनीतिक केंद्र। इन 5 राजनीतिक केंद्रों के रूप में प्रशासन मौर्य साम्राज्य का फैला हुआ है। अब राजधानी को तो नियंत्रित करेगा राजा, और बाकी ये जो 4 प्रांतीय केंद्र है इनको नियंत्रित जो करेंगे वो राजा के अधीन जो अधिकारी होंगे, अधिकारी वर्ग, वो इनको संचालित करने का कार्य करेंगे। अब सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर, वो ये है कि इन प्रांतीय केंद्रों की सुरक्षा और राजधानी की सुरक्षा के लिए राजा सेना का गठन करेगा, सेना का गठन करेगा। तो सेना का गठन के बारे में हमें जो जानकारी मिल रही है वो मिल रही है मेगिस्थनीज की इंडिका से, जहां मेगिस्थनीज सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा हम देख लेते हैं कि मेगिस्थनीज ने कौन कौन सी समिति के बारे में बात की है। मेगिस्थनीज 6 प्रकार की उप समितियों की बात कर रहा है जो इन प्रांतों और राजधानी की रक्षा करेगी सेना के रूप में। तो मेगिस्थनीज जो सेना को संचालित करने के लिए 6 उप समितियों का नाम ले रहा है, वो कौन कौन सी देख लेते हैं। पहली जो उप समिति है, पहली उप समिति है वो तो नौसेना का संचालन करेगी। नौसेना का संचालन, नौसेना आप जानते ही हो कौन सी होती है, समुद्री सेना। और दूसरी जो उप समिति है इसका काम है जो सेना है उस सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना। और तीसरी जो उप समिति है इसका काम पैदल सैनिकों का संचालन करना, पैदल जो सैनिक है उनका संचालन करना। चौथी जो उप समिति है, चौथी उप समिति का काम है रथ वाले जो सैनिक है उनका संचालन करना। 5वीं उप समिति का काम है अश्वारोही सेना का संचालन करना, यानी घुड़सवारों का संचालन करना। और 6ठी जो उप समिति है उसका काम है हाथियों का संचालन करना, हाथियों का संचालन करना। तो मेगिस्थनीज 6 प्रकार की उप समिति का जिक्र कर रहा है इंडिका में सेना के लिए
कि 6 प्रकार की उप समिति हुआ करती थी जो सेना के अलग अलग भागों का नियंत्रण रखती थी अपने पास में। यहाँ पर आप गौर करिए, देखिए ये जो दूसरी उप समिति है इसमें सेना के भोजन की व्यवस्था की बात की गई है। बाकी कार्य में विविधता कम है, इस कार्य में विविधता ज्यादा है। कैसे? देखिए, जब सेना की भोजन की व्यवस्था करेगी तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए इस समिति को साथ में, जब सेना जाएगी तो उसके लिए साथ में बैलगाड़ियों सहित भोजन लेके चलना पड़ेगा। अब भोजन लेके चलना पड़ेगा तो ये समिति जो बैलगाड़ियों से भोजन को लेके जा रहे हैं तो बैलों के लिए चारे की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, सैनिकों के आराम के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस समिति के देखो कार्य विविध प्रकार के हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस समिति के कार्य थोड़े ज्यादा है बाकी समितियों के मुकाबले। ये थोड़ा सा अलग से याद रख लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बाद। अब हम आगे बात करें तो अगला जो हमारा बिंदु है वो है दक्षिण राज्यों में सरदारी राज्यों का उदय। सरदारी राज्यों का उदय। इसको समझिए ध्यान से। पूरे भारत में मगध यानी बिहार, इधर पूर्व वाले साइड में मगध साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य है और उसका शासन चल रहा है। इसी समय दक्षिण में और इधर पश्चिम भारत में कई सरदारी राज्यों का उदय हो रहा है। ये सरदारी राज्यों में यदि बात करें तो दक्षिण वाले क्षेत्र में, जहां तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश का जो भाग है आज का, वहां पर चेर, चोल और पांड्य सरदारी राज्यों का उदय हो रहा है। इधर गुजरात वाले भाग में और महाराष्ट्र वाले भाग में, इस पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ पर 7वां राज्यों का उदय हो रहा है। और अध्याय 3 में 7वां राज्यों का जिक्र भी हमें आगे मिलेगा। इसके अलावा ऊपर यदि बात करें पंजाब हरियाणा वाले साइड में, यहाँ पर जहाँ पर इस मौर्य साम्राज्य का तक्षशिला जो प्रांत आ रहा है, उस साइड में शक राज्य उत्पन्न हो रहे हैं, उनका उदय हो रहा है शक राज्यों का। तो ये जितने भी जो शक राज्य है, शक, सातवान और चेर, चोल और पांड्य, इन राज्यों की बात करें तो ये लगभग प्रारंभिक दौर में सरदारी राज्य है। और सरदारी राज्य की विशेषता क्या है कि पूरे राज्य को चलाने के लिए लोग अपने में से एक व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे, उसको सरदार कहेंगे। लोग उस सरदार से ये अपेक्षा रखेंगे कि वो उन लोगों की रक्षा करे और युद्ध का नेतृत्व करे। और इसलिए जो जनता है वो सरदार को भेंट देगी। टैक्स राजा लेगा, सरदार टैक्स नहीं लेगा, कर नहीं लेगा जनता से। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये मुख्य अंतर है। सरदार को वहां जो लोग चुन रहे हैं वो स्वेच्छा से भेंट देंगे, और राजा टैक्स लेता था राज्य को चलाने के लिए। ये मुख्य अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर ये जो राज्य है फिर आगे चलकर राजा, ये आगे चलकर फिर राजा वाले शासन में स्थानांतरित हो गए। लेकिन शुरुआती दौर में देखें तो यहाँ पर ये जो राज्य है संघ, सातवान और चेर, चोल और पांड्य, ये सरदारी राज्य है। और सरदारी राज्यों की क्या विशेषता होती है मैंने आपको बता दी है। अब हम यदि बात करें तो अगले बिंदु की बात करें, दैविक राजा। अगला जो बिंदु है वो है दैविक राजा। दैविक राजा का मतलब समझिए। यहाँ पर पहले राजा तुलना कर रहा है देवता के साथ, यानी अपने आप को देवता के समान बताने का प्रयास कर रहा है।
जिसमें प्रमुख रूप से 2 राजवंशों का हमें ध्यान रखना है, जिनके शासकों ने अपने को देवता के समान बताने का कार्य किया है। और ये जानकारी हमें उनके सिक्कों से मिल रही है, उनके अभिलेखों से मिल रही है, उनके साहित्य ग्रंथों से मिल रही है कि जो 2 राजवंशों के बारे में ध्यान रखना है कि 2 जो राजवंश है वो अपने शासकों को देवता के समान बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो जो कुषाण राजवंश है, कुषाण राजवंश या कुषाण साम्राज्य, इनके जो शासक हैं वो शासक अपने आप को देवता के समान बता रहे हैं। ये हम किस आधार पर कह रहे हैं? तो सिक्कों के आधार पर। कनिष्क के जो सिक्के मिल रहे हैं उसमें अग्र भाग में कनिष्क की मूर्ति बनी हुई है और पीछे वाले भाग में देवता। तो इन सिक्कों के आधार पर हम कह रहे हैं कि कनिष्क अपने आप को देवता के समान बताने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा यदि अगले राजवंश की बात करें तो अगला जो राजवंश आता है वो आता है गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य। और इस राजवंश के जो शासक हैं उनमें समुद्रगुप्त जो हैं, इनको भी इनके दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्र प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में हमें मिली है, उस प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कुबेर, इंद्र और यम से तुलना की है। यहां पर एक बात आप समझ लीजिए कि राजा जनता के सामने इस तरीके से प्रस्तुत हो रहा है कि वह भगवान का ही प्रतिनिधि है। और एक बात गौर करिए आप, ये जो राजा है ये अपने आप को देवता के समान क्यों बताने का प्रयास कर रहे हैं? इतिहासकारों का मानना है कि राजा देवता के समकक्ष अपनी तुलना इसलिए कर रहे हैं कि प्रजा उनका कहना सही तरीके से मानती रहे, विरोध ज्यादा ना करे, ताकि साम्राज्य जो है वो सही तरीके से संचालित हो सके। आज के पार्ट में हमने साम्राज्य का प्रशासन, दैविक राजा के बारे में कुछ बातें की। इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद सभी को।